हेलो बच्चों, नमस्कार। तो स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल जीएस फेलिया भाई जमाल सर पे। तो आज हम देखेंगे टॉपिक नागरिकता। इससे पहले हम उद्देशिका या प्रस्तावना को पढ़ चुके हैं। तो आज हम नागरिकता के टॉपिक को देखेंगे और नागरिकता में देखेंगे कि क्या कैसे है। नागरिकता से आपका ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछा गया है, बल्कि 4 से 5 क्वेश्चन पूछा गया है, जो मेरे पढ़ाने के दौरान ही PYQ के रूप में मतलब पढ़ाने के दौरान ही उसको बता दिया जाएगा कि आपका कौन सा क्वेश्चन आया है। ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में। ठीक है, तो हम देखते हैं नागरिकता। नागरिकता में देखते हैं 3 टॉपिक देखते हैं हम। नागरिकता का सामान्य प्रावधान क्या है, नागरिकता की प्राप्ति का आधार क्या है भारत में, और नागरिकता की समाप्ति का आधार क्या है भारत में। आखिर हम देखते हैं नागरिक होता कौन है। किसी भी देश में नागरिक वह होता है किसी भी देश का जिस देश में किसी भी व्यक्ति को वहाँ का राजनीतिक अधिकार दिया जाए, वह उस देश का नागरिक होता है। राजनीतिक अधिकार का मतलब उसको वोट देने का अधिकार दिया गया है, उसे चुनाव लड़ने का अधिकार दिया गया है, उसे पार्टी बनाने का अधिकार दिया गया है। यही राजनीतिक अधिकार होता है। ठीक, तो यही राजनीतिक अधिकार होता है, और ये जिसको भी जिस देश में मिलता है वह उस देश का नागरिक होता है। तो भारत में जिसको भी मिला है वह भारत का नागरिक है। ठीक, नागरिक अगर है तो हम आपको कुछ मूल अधिकार भी देता है वह देश, और आपका कुछ कर्तव्य भी होता है देश के प्रति। ठीक, तो जो मूल अधिकार होता है, स्पेशली अगर भारत सरकार देखा जाए, भारत देखा जाए, तो भारत अपने नागरिकों को स्पेशली मूल अधिकार देता है, जो कि विदेशियों को बहुत से मूल अधिकार नहीं देता। और वो स्पेशली मूल अधिकार है आर्टिकल 15, 16, 19, 29, 30। आर्टिकल 15, 16, 19, 29, 30 सिर्फ भारतीयों को मिला मूल अधिकार है, अन्य विदेशियों को नहीं। और बाकी जो मूल अधिकार है, मूल अधिकार की बात आर्टिकल 12 से 35 तक होती है। तो इस आर्टिकल को छोड़कर बाकी अन्य जो आर्टिकल्स है वो सभी को मिला है, दोनों को। ठीक, नागरिक और विदेशी दोनों को। अमूलभूत कर्तव्य होता है। कर्तव्य का मतलब वो होता है कि आप अपने संविधान की मतलब आप अपने संविधान का पालन करें, अपने राष्ट्रीय गान का सम्मान करें, राष्ट्रीय झंडे का सम्मान करें, आप अपने नेशनल हीरोज का सम्मान करें। ठीक, तो ये आपका मूल कर्तव्य होता है। और भारत में नागरिकता का कॉन्सेप्ट एकल नागरिकता का कॉन्सेप्ट है। आप भारत के नागरिक है तो सिर्फ भारत के नागरिक है, ना कि किसी राज्य के नागरिक है। जैसे भारत 28 राज्यों और 8 यूटीज में बटा है, तो भारत में जो भी नागरिक होंगे वो भारतीय होंगे, ना कि यूपी के नागरिक होंगे, MP के नागरिक होंगे, कर्नाटका के नागरिक होंगे। ठीक, तो भारत एकल नागरिकता की बात करता है, जबकि अमेरिका में जस्ट आप देखेंगे तो यहाँ पे ड्यूअल नागरिकता की बात होती है, दोहरी नागरिकता की बात होती है। यहाँ पे राज्य भी नागरिकता का अधिकार देता है, उसके साथ साथ देश भी देता है। तो अमेरिका के लोग न्यूयॉर्क के भी नागरिक हो सकते हैं और अमेरिकी नागरिक भी रहते हैं। ये ड्यूअल नागरिकता का कॉन्सेप्ट होता है। वो जिस प्रांत के रहेंगे वहाँ की भी नागरिकता लेंगे और अमेरिका देश की भी नागरिकता लेते हैं। तो ये ड्यूअल नागरिकता होगी, जबकि भारत में एकल नागरिकता का कॉन्सेप्ट है। ठीक है, सिंगल नागरिकता। अब हम देखते हैं नागरिकता प्राप्ति का आधार क्या है। ठीक, तो सबसे पहले हम नागरिकता देखते हैं। भारतीय संविधान के भाग 2 में नागरिकता की बात की गई है। आपको जानकर आश्चर्य होगा, यही आपका एक PYQ है। ठीक, भाग 2 में नागरिकता की बात की गई है, और भाग 2 पूछा गया है आपके मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के रूप में कि किस भाग में नागरिकता की बात की गई है। तो भाग 2, और इसमें जो आर्टिकल 5 से 11 तक की बात की गई, आर्टिकल 5 से 11 मतलब अनुच्छेद 5 से 11 तक में नागरिकता की बात की गई है, और ये भी आपका PYQ के रूप में है। ठीक, ये भी आपका PYQ है, आर्टिकल 5 से 11। अब हम देखते हैं नागरिकता प्राप्ति का आधार थोड़ा सा हम हटाते हैं, नागरिकता की समाप्ति का अधिकार थोड़ा सा हटाते हैं, क्योंकि इसको थोड़ा हमें बताना है। ठीक, तो इसको आप नोट करना चाहे तो कर लीजिएगा, बाकी मैं इसको हटा रहा हूँ, अभी बताऊंगा। होता क्या है कि जो आर्टिकल 11 है, अभी आर्टिकल 5 से लेकर 10 तक, 11 तक पूरा बताऊंगा, लेकिन आर्टिकल 11 देख लेते हैं हम। आर्टिकल 11 जो होता है, नागरिकता संबंधी जितने भी विधि बनाने का प्रावधान है वो संसद को दिया गया है। किसमें कहा गया ये बात? आर्टिकल 11 में। ठीक है, तो आर्टिकल 11 में जो होता है,
संसद को नागरिकता के संबंध में विधि बनाने का अधिकार किसको है? नागरिकता के संबंध में विधि बनाने का अधिकार किसको है? संसद को है। और इसी अधिकार के तहत संसद ने एक अधिनियम बनाया, भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955। और यही 1955 ही अधिनियम कहता है कि आप नागरिकता प्राप्त कैसे कर सकते हैं भारत में, और आपकी नागरिकता समाप्त कैसे हो सकती है। ठीक, यही भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 बताता है कि आप भारत में नागरिकता प्राप्त कैसे कर सकते हैं। भारत में नागरिकता 5 तरह से प्राप्त कर सकते हैं, और नागरिकता की समाप्ति आपकी कितनी तरह से हो सकती है? 3 तरह से। अभी नागरिकता की समाप्ति में बताऊंगा इनको डिस्क्राइब करने के बाद। तो ठीक, तो भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 के तहत आप नागरिकता भारत में कैसे प्राप्त करेंगे और आपकी नागरिकता कैसे समाप्त होगी, ये बताया गया है। ये 1955 के बाद भी इसमें कुछ संशोधन हुए, जिससे भारतीय नागरिक संहिता 1986 आता है, 1992 आता है, 2003 आता है, 2005 आता है, 2015 और 2019। अभी तक इतने नागरिकता नियम आ चुके हैं। भारतीय नागरिकता नियम कौन कौन आ चुका है? 1955 तो पहला ही था, 1986 आ गया, 1992 आ गया, 2003 आ गया, 2005 आ गया, 2015 आ गया, 2019। तो 2019 ही लेटेस्ट है, जिसमें मोदी गवर्नमेंट ने 3 देशों के माइनॉरिटीज को नागरिकता देने की बात की थी, भारत, बांग्लादेश, अफगानिस्तान के माइनॉरिटीज को। ठीक, तो ये सब जो होता है, थोड़े थोड़े चेंजेस किए गए हैं कि भारत की नागरिकता, जैसे ये तो मूल था किससे? भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 के तहत था, लेकिन बाद में कुछ थोड़ा थोड़ा चेंजेस किया गया है कि भारतीय नागरिकता कौन होगा, भारतीय नागरिक कौन होगा और कौन नहीं होगा, क्योंकि समय के साथ चेंज होना जरूरी है। वही चेंजेज हैं ये 1986, 92, 2003, 2005 और 2015 और 2019। सॉरी, तो इसको हटा रहा हूँ, अगर नोट करना तो कर लीजिए, बाकी मैं आगे इसको बता रहा हूँ। ये भी आपका PYQ है, ठीक है, कि भारत में नागरिकता प्राप्ति का आधार क्या है। ये 5 टाइप है: जन्म से, वंश परंपरा से, पंजीकरण से, देशीकरण से और भूमि अर्जन से। जन्म से क्या है कि अगर भारत में कोई भी 26 जनवरी 1950 को या उसके बाद जन्म लेता है तो भारतीय नागरिक होगा। लेकिन इसके 2 अपवाद है, मतलब ये क्या है? 26 जनवरी 1950 को या उसके बाद भारतीय भूभाग पर जन्मा व्यक्ति, ठीक, जो भी कोई भारतीय भूभाग पर जन्मा हो भारतीय नागरिक होगा। ठीक, लेकिन इसके 2 अपवाद हैं। क्या क्या अपवाद हैं? इसके अपवाद क्या क्या हैं? इसके अपवाद हैं विदेशी राजनयिकों के बच्चे, विदेशी भारत में जन्मे
बच्चे विदेशी राजनयिकों के भारत में जन्मे इसका अपवाद है, क्योंकि विदेशी राजनयिक विदेशी होते हैं, बल्कि वो यहाँ आकर, जो कोई भी देश होता है, हर देश का एक दूसरे से संबंध है, एक दूसरे विदेशी देशों से विदेशियों से विदेशी राज्य से संबंध होता है। तो हर विदेशी राज्य भारत में अपनी एम्बेसी को बनाया और भारत भी अपनी एम्बेसी दूसरे देशों में बनाया है। ठीक, तो विदेशी राजनयिक जो होते हैं, जो विदेशी एम्बेसडर होते हैं, अपने परिवार के साथ रहते हैं, तो उनके बच्चों का अगर जन्म हो रहा है क्योंकि भारत की टेरिटरी में हो रहा है, तो वो भारतीय नहीं माने जाएंगे। और दूसरा क्या है, दूसरा है अगर भारतीय भूभाग कोई है, वो किसी विदेशी राज्य के अधीन है, वहाँ पर जो जन्म हो रहा है किसी का, तो वो भारतीय नहीं रहेगा जन्म से। ठीक, वो जन्म से भारतीय नहीं हो सकता, बाकी अदर प्रोसेस से हो सकता है, लेकिन जन्म से नहीं हो सकता। तो दूसरा प्रोसेस क्या है, शत्रु के अधीन भारतीय भूभाग पर जन्मा बच्चा या व्यक्ति। ठीक, अगर कोई शत्रु के अधीन कोई भूभाग है जिसमें किसी भी बच्चे का जन्म हो रहा है, तो जन्म से भारतीय नहीं रहेगा। जैसे एग्जाम्पल इसका क्या है, एग्जाम्पल इसका है POK, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर। POK जो इस समय पाकिस्तान के अधीन है तो भारत का पार्टी है POK, लेकिन पाकिस्तान अधीन होने के कारण यहाँ पे जिस किसी बच्चे का भी जन्म होगा वो भारतीय नहीं होगा जन्म से। ठीक, बाकी इन आधारों पे हो सकता है। तो बाकी आगे चल रहे हैं, लेकिन ये जो होता है ना 26 जनवरी 1950 से उसके बाद भारतीय भूभाग पर जन्मा व्यक्ति जन्म से भारतीय होगा, ये तो ठीक था, लेकिन इसका जो होता है घुसपैठियों ने बहुत ज़्यादा मिसयूज किया, जिसकी वजह से जो होता है, मैंने अभी बताया था, इसका मिसयूज बहुत तगड़ा होता है। तो जिसकी वजह से एक भारतीय नागरिकता अधिनियम 1986 आती है। मैंने अभी बताया था कि कितने आ चुके हैं, 55, 86, 1955, 1986, 1992, 2003, 2005 और 2015, 2019 अभी तक आ चुके हैं। तो जो ये था, इसका जो होता है मिसयूज जो होता है घुसपैठियों द्वारा बहुत ज़्यादा होता है। घुसपैठियों के थ्रू मिसयूज इसका होने के कारण भारत सरकार फिर से एक लाती है, क्या लाती है, भारतीय नागरिकता अधिनियम 1986। भारतीय नागरिकता अधिनियम 1986 लाती है और इसमें कहता है, ठीक है, इसमें क्या कहा गया है कि कोई भी बच्चा भारतीय भूभाग पे जन्म लेता है, तो जन्म जब लिया है तो उस दौरान उसके माता या पिता में से कोई भारतीय होना आवश्यक है, तभी वो भारतीय होगा। मतलब कोई भी बच्चा भारतीय भूभाग पे अगर जन्म ले रहा है 1986 के अकॉर्डिंग, तो उस दौरान उस बच्चे के माता या पिता में से कोई भारतीय होना एकदम मस्ट है, तभी वो भारतीय होगा जन्म से, नहीं तो नहीं होगा। ठीक, ये यहाँ पे चेंजेस किया गया, किसमें, 1955 वाले में चेंज करके 1986 लाया गया। तो ये अंतर था इसमें। बाकी ये हो गया। अब वंश परंपरा पे हम देखते हैं, इसको मैं हटा रहा हूँ बताने के लिए। वंश परंपरा में देखते हैं हम क्या था, इसको नोट करते रहिएगा अगर मतलब आपको नोट करना हो। वंश परंपरा क्या होता है, वंश परंपरा होता है बाय डिसेंट। ठीक, भारत के बाहर जन्मा कोई व्यक्ति, इसका क्या है, भारत के बाहर
ठीक। भारत के बाहर किसी अन्य देश में, मान लीजिए कोई भारत के बाहर किसी अन्य देश में रह रहा है, ठीक। अगर 26 जनवरी 1950 को या उसके बाद, लेकिन 10 दिसंबर 1992 से पहले किसी भी बच्चे का जन्म भारत के बाहर हुआ है और उस समय उसका पिता भारतीय है, तो वो वंश परंपरा के अनुसार भारतीय नागरिक होगा। क्या है? 26 जनवरी 1950 को या उसके बाद, लेकिन 10 दिसंबर 1992 से पूर्व किसी भी बच्चे का जन्म भारत के बाहर हो रहा है, तो वो उस समय अगर उसका फादर भारतीय मूल का है, भारतीय है, तो वो बच्चा भारतीय नागरिक होगा वंश परंपरा के अकॉर्डिंग। ठीक है। अभी इसको मदर का आधार नहीं बनाया गया था, इसलिए ऐसा लिखा गया, लेकिन आता है क्या? भारतीय नागरिकता अधिनियम 1992 आता है। इसमें माता को भी आधार बनाया जाता है। ठीक। अभी तक यहाँ पे पिता को आधार बनाया गया था, इस वाले सेंटेंस में पिता आधार था कि मतलब बच्चे का पिता भारतीय होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे क्या है? माता को भी आधार बनाया गया। किसमें? भारतीय नागरिकता अधिनियम 1992 तहत कहा गया कि अब जो होता है अब इसका डिफिनेशन क्या हो जाएगा? अब इसका डिफिनेशन हो जाएगा, भारत के बाहर जन्मा कोई भी बच्चा 26 जनवरी 1950 को या उसके बाद किसी भारतीय भूभाग से बाहर, मतलब बाहर उसका जन्म होता है, किसी अन्य देश में जन्म होता है, तो उस समय अगर उसके माता या पिता में से कोई भी भारतीय है, तो वह बच्चा भारतीय होगा। ठीक। 1992 का जब अधिनियम आया तब माता को जोड़ा गया, उससे पहले फादर थे। ठीक। लेकिन होता क्या है कि ये भी इसको भी चेंज किया जाता है। इसको मैं हटा रहा हूँ, अगर नोट करना कर लीजिएगा। इसमें भी थोड़ा सा ट्रिक था, तो इसको भी थोड़ा सा चेंज किया जाता है एक जगह, वो है 2004 में। 2004 में कहा गया कि अब भारत के बाहर किसी भी विदेशी भूभाग पर जन्मा कोई भी बच्चा भारतीय नागरिक नहीं होगा जब तक उसके जन्म के 1 वर्ष के अंदर उस बच्चे का भारतीय दूतावास में पंजीकरण नहीं करा दिया जाता। ठीक। अब यहाँ पे क्या होगा? जन्म होगा कहाँ पे? बाहर होगा, मतलब किसी अन्य देश में होगा। ठीक। इसके जन्म के 1 वर्ष बाद, जन्म के 1 वर्ष के अंदर भारतीय दूतावास में पंजीकरण आवश्यक बना दिया गया। मतलब आप अब तभी वंश परंपरा के अकॉर्डिंग भारत के नागरिक हो सकते हैं जब आपके बच्चे का जन्म किसी अन्य देश में हुआ हो और आप उसके जन्म के 1 वर्ष के अंदर जाके भारतीय दूतावास में उसका पंजीकरण करा देंगे, तो वह बाय डिसेंट भारतीय नागरिक हो जाएगा। आप माता पिता तो भारतीय रहेंगे, कंफर्म है, लेकिन यहाँ पे उसका पंजीकरण कराना अनिवार्य हो जाएगा, या केंद्र सरकार जो भी समय निर्धारित करे उसके अंदर। ठीक। तो 1 वर्ष के अंदर भारतीय दूतावास में आपको पंजीकरण कराना पड़ेगा, या केंद्र सरकार जो भी समय निर्धारित करे उसके तरह। ठीक। दूसरा भी हो गया। अब तीसरा मैं बता रहा हूँ, इसको नोट करते रहिएगा, जिसको भी करना हो कर लीजिए। अब तीसरा देखिए क्या है। तीसरा है पंजीकरण के थ्रू। पंजीकरण के थ्रू क्या है?
पंजीकरण का मतलब रजिस्ट्रेशन कराना होता है, आपको फॉर्म फिलअप करके देना होता है कि मैं भारत की नागरिकता लेना चाहता हूँ। ठीक, तो पंजीकरण के थ्रू जो होता है इसमें जो होता है कई पॉइंट है। आवेदन करने से पहले 7 वर्ष तक आपको भारत में रहना पड़ेगा। ठीक, अगर आपको नागरिकता लेनी है तो आवेदन करने से पहले 7 साल तक आपको भारत में रहना पड़ेगा। ठीक, तब आपको भारतीय नागरिकता मिल सकती है। या फिर दूसरा पॉइंट है कि जिसका जन्म जो होता है भारत के बाहर हुआ हो, ठीक, और वो भारत के बाहर रह भी रहा हो, मतलब जिसका जन्म भारत के बाहर हुआ हो और वो भारत के बाहर रह भी रहा हो, विदेश देश में, मतलब किसी अन्य देश में निवास कर रहा हो, तब वो पंजीकरण के थ्रू भारतीय नागरिकता ले सकता है। दूसरा पॉइंट हो गया। तीसरा पॉइंट हो गया कि कोई कॉमनवेल्थ कंट्रीज है। कॉमनवेल्थ कंट्रीज वो होती हैं जिस भी देश पे ब्रिटेन ने अपना शासन किया, जिस भी देश पे ब्रिटेन ने अपने अधिकार जमाए या फिर शासन किया, उसी को कॉमनवेल्थ कंट्रीज कहते हैं। इस समय कॉमनवेल्थ कंट्रीज में 50 से 55 कंट्रीज के बीच में है, एग्जैक्ट नहीं फिगर पता है, लेकिन 55-56 देश के बीच में है कॉमनवेल्थ कंट्रीज। तो इन देशों के अगर नागरिक भारत में रह रहे हैं या भारत सरकार के अधीन कोई नौकरी कर रहे हैं, उनके बच्चों को भी रजिस्ट्रेशन के थ्रू नागरिकता दिया जा सकता है। ठीक, और भारतीय नागरिकों के अवयस्क बच्चे वो भी पंजीकरण के थ्रू में, इसमें भी बताया पंजीकरण आएगा, यहाँ भी पंजीकरण होता है। ठीक, तो यही 3-4 लोग आएंगे। मेन आपका ये है कि इसको तैयार करना है, जन्म, वंश परंपरा, पंजीकरण, देशीकरण और भूमि अर्जन। अब मैं बता रहा हूँ देशीकरण क्या है। देशीकरण क्या है? कोई विदेशी है, आपके देश में टहलने आया, जैसे भारत में टहलने आया, और उसको भारत की संस्कृति, यहाँ के लोगों का व्यवहार, यहाँ के लोगों की डाइवर्सिटी उसको बहुत पसंद है, यहाँ का एनवायरनमेंट उसे पसंद आया, अब वो भारत में रहना चाहता है। ठीक, तो उसको सबसे पहले अपने जिस देश से वह आया है, जैसे अमेरिका से आया तो अमेरिका की नागरिकता को त्यागना पड़ेगा, यूरोप के किसी कंट्री से आए थे, अपने उस देश की नागरिकता को त्यागना पड़ेगा, और भारत सरकार को ये बताना पड़ेगा कि मैंने अपने देश की नागरिकता को त्याग दिया है और मैं भारतीय होना चाहता हूँ, मतलब भारतीय नागरिक बनना चाहता हूँ। तो ये देशीकरण कहलाता है। ठीक, देशीकरण मतलब यहाँ के लोगों की संस्कृति, समाज, डाइवर्सिटी, भौगोलिक परिवेश को देख के लगाव हो जाना, जिसके हिसाब से वो भारत में, मतलब कुल मिला के वो भारत को पसंद करने लगे, यहाँ के एनवायरनमेंट को देख के, यहाँ के संस्कृति को देख के। ठीक, कोई भी विदेशी व्यक्ति है, पहले वो अपने देश की नागरिकता को त्यागेगा, फिर भारत सरकार को बताएगा कि मैंने अपने देश की नागरिकता को त्याग दिया है। उसके बाद वो जो होता है भारतीय नागरिकता के लिए अप्लाई कर सकता है, लेकिन अप्लाई करने से पहले लगातार 1 वर्ष तक भारत में रहना पड़ेगा। ठीक है, मतलब अप्लाई करने से, अब देशीकरण के थ्रू ले रहे हैं तो आपको लगातार 1 वर्ष तक रहना पड़ेगा अप्लाई करने से पहले, प्लस इन सभी को मिला के ओवरऑल 7 वर्षों तक रहना पड़ेगा। मतलब यहाँ लगातार वाली बात नहीं, लेकिन यहाँ जैसे ही आप अप्लाई करेंगे उससे पहले 1 साल तक आप लगातार भारत में रहे हों, कहीं विदेश में ना गए हों। ठीक, तब या प्लस उसके साथ ओवरऑल मिला के 7 साल। ठीक, फिर तीसरा क्या है कि आप देशीकरण के थ्रू आ रहे हैं तो जाहिर सी बात है आपको यहाँ से लगा हो, तो आप संविधान में जो 22 भाषाओं का उल्लेख है, उस 22 भाषाओं में कम से कम एक भाषा की जानकारी आपको बढ़िया से होनी चाहिए, मतलब उसका अच्छे ज्ञान आपको होने चाहिए एक भाषाओं में। तो भारतीय संविधान में उल्लिखित, मतलब
संविधान में उल्लेखित कम से कम ठीक, संविधान में उल्लिखित भाषाओं में से कम एक भाषाओं का आपको ज्ञान हो। जैसे आप संस्कृत भी जान सकते हैं अच्छी तरह, उर्दू जान सकते हैं अच्छी तरह, मराठी, कन्नड़, जो भी लैंग्वेज 22 लैंग्वेज दिया है उस 22 लैंग्वेज में आपको एक भाषा अच्छी तरह आनी चाहिए, तभी आपको भारतीय नागरिकता मिलेगी। ठीक, तो कुल मिला के क्या है, ये देशीकरण का मतलब भारत से लगाव हो जाना उसके हिसाब से। और इसका एग्जाम्पल सबसे अच्छा जानते हैं क्या है? इसका एग्जाम्पल है मोहम्मद अदनान स्वामी। अदनान सामी, इनको देशीकरण से ही भारतीय नागरिकता मिली है। और भारतीय नागरिकता इनको आई थिंक 2016 में पाया है ये भारतीय नागरिकता। ये भारत में आकर रहे भी, इनको भारतीय कल्चर, संस्कृति, यहाँ का एनवायरनमेंट अच्छा लगा तो ये भारतीय नागरिक बने। ये पाकिस्तानी नागरिक थे, हालांकि इनका जन्म जो होता है लंदन में हुआ था, लेकिन ये नागरिक पाकिस्तानी थे और इनको भारतीय नागरिकता 2016 में पाया है ये। ठीक, तो देशीकरण से कौन नागरिक बना है? अदनान स्वामी। बाकी हटा रहा हूँ, लास्ट बच रहा है गया भूमि अर्जन। भूमि अर्जन क्या है? भारत, भूमि अर्जन का मतलब भारत सरकार द्वारा जब किसी अन्य भूभाग को अधिग्रहित कर लिया जाए या भारत के अधीन उसको कर लिया जाए तो उस भूभाग पे जो भी निवासी रहेंगे वो भारतीय नागरिक हो जाएंगे। इसका एग्जांपल है सिक्किम। तो ठीक, तो भारत द्वारा किसी भारत द्वारा किसी भी भूभाग को अर्जित करने पर वहाँ के जो नागरिक हैं वो भारतीय नागरिक हो जाएंगे, ऑटोमेटिक हो जाएंगे। इसका एग्जांपल क्या है? सिक्किम। ठीक, सिक्किम को 1975 में भारत ने विलय कर लिया गया था। सिक्किम ने अपने मतलब सिक्किम का विलय 1975 में किया गया था, तो आज़ाद हुआ भारत 47 में और सिक्किम 75 में आ रहा है। तो कहीं ना कहीं भारत इस भूभाग को अर्जित करता है सिक्किम को, और सिक्किम में रहने वाले सभी लोग भारतीय हो गए। कब? 1975 से। ये 5 था क्या? भारतीय नागरिकता का आधार था। भारतीय नागरिकता प्राप्त करने का आधार क्या क्या था? जन्म, वंश परंपरा, पंजीकरण, देशीकरण, भूमि अर्जन। यही सबसे इम्पोर्टेंट है, यही पूछता है। बाकी नागरिकता में वो डिटेल है, वो बहुत ज़्यादा तो नहीं पूछता है, ये मेन इम्पोर्टेंट है। पीसेस में भी यही पूछता है। अब देखते हैं दूसरा पॉइंट। दूसरा पॉइंट देखते हैं, इसको भी हटा रहा हूँ, आप लोग नोट कर लीजिएगा इसको। नागरिकता समाप्ति का आधार कितना है? 3 तरह है, 3 तरह का है। 3 तरह से आप नागरिकता को, 3 तरह से नागरिकता समाप्त की जा सकती है। ठीक, वो भी कैसे कैसे? अगर आप
किसी अन्य देश की नागरिकता को ग्रहण कर लेते हैं। कैसे समाप्त होगा? किसी अन्य देश की नागरिकता को, यहाँ लिखता हूँ, नागरिकता को ग्रहण करने पर। ठीक। दूसरा क्या है? स्वेच्छा से भारतीय नागरिकता त्यागने पर। अगर आप किसी अन्य देश की नागरिकता ग्रहण कर ले रहे हैं अपने से, तो भी भारतीय नागरिकता आपकी समाप्त हो जाएगी। अगर आप स्वेच्छा से भारतीय नागरिकता को त्याग कर दे रहे हैं, तो भी आपकी भारतीय नागरिकता समाप्त हो जाती है। और तीसरा क्या है? तीसरा क्या है? भारत सरकार द्वारा भी आपको नागरिकता से वंचित किया जा सकता है। अब ये वंचित करने का आधार क्या होगा? ये तो दोनों इजली, आप किसी देश की नागरिकता ले रहे हैं, आपकी नागरिकता खत्म। आप स्वेच्छा से नागरिकता को त्याग कर दे रहे हैं, आपकी नागरिकता खत्म। भारत सरकार भी तो आपकी नागरिकता को समाप्त कर सकती है। और समाप्त करने मतलब वंचित करने का अधिक आधार क्या क्या होता है? आधार क्या क्या होता है? आपका अगर संविधान के प्रति निष्ठा नहीं है, तो आपकी नागरिकता को समाप्त किया जा सकता है। मतलब संविधान के प्रति आप निष्ठा नहीं रख रहे हैं, तो भी आपको आपकी नागरिकता को समाप्त किया जा सकता है भारत सरकार द्वारा। युद्ध काल में अगर आप शत्रु देश का साथ दे रहे हैं, तो भी आपकी नागरिकता समाप्त की जाती है। ठीक है। अगर आप देशीकरण या पंजीकरण के थ्रू भारतीय नागरिकता को प्राप्त किए हैं और 5 साल के अंदर ही किसी अन्य देश द्वारा 2 साल की आपको सजा मिलती है, तो भी आपकी भारतीय नागरिकता समाप्त की जा सकती है। ठीक। और भारतीय कोई नागरिक है, वो किसी विदेशी नागरिक से शादी करता है, तो भी भारतीय नागरिकता समाप्त की जा सकती है, क्योंकि इंटरनल सिक्योरिटी का अगर लगता है भारत को खतरा है इंटरनल सिक्योरिटी का, तो भी भारतीय नागरिकता समाप्त की जा सकती है। ठीक। फिर एक टॉपिक और है कि अगर लगातार आप 7 वर्ष तक भारत से बाहर रहते हैं, तो भी नागरिकता समाप्त की जा सकती है। ठीक। तो इसका वंचित करने का आधार जो होता है वो 3-4 है। इसको हम देख लेते हैं। इसको कहाँ पर देखें? इसको यहाँ पे देखते हैं। वंचित करने का आधार आपका क्या क्या है, इसको नोट कर लीजिएगा। वंचना का आधार देखिए क्या क्या है। ये भारत सरकार द्वारा वंचित करने का आधार क्या क्या है, ये देखते हैं। पहला क्या है? पहला है कि संविधान के प्रति निष्ठा। संविधान में अगर आपकी निष्ठा नहीं है, तो भारत सरकार आपके नागरिकता को समाप्त कर सकती है। दूसरा क्या है? युद्ध के दौरान शत्रु देश का साथ देना। ठीक। मतलब भारतीय इंफॉर्मेशन को वहां पे पहुंचाना, तो भी आपकी नागरिकता समाप्त हो जा सकती है। तीसरा क्या है? अगर आप देशीकरण या पंजीकरण के द्वारा
नागरिकता को प्राप्त किए हैं। ठीक, देशीकरण पंजीकरण के द्वारा नागरिकता को प्राप्त किए हैं और प्राप्त करने के 5 साल के अंदर प्राप्त किए हैं और 5 साल के अंदर किसी अन्य देश द्वारा 2 साल की सजा पाने पर। ठीक है, अगर आपने नागरिकता प्राप्त कर ली देशीकरण पंजीकरण के थ्रू, लेकिन 5 साल के अंदर ही, अभी 5 साल हुआ नहीं है और किसी अन्य देश द्वारा आपको 2 साल की सजा दे दी जाएगी, तो भी आपकी नागरिकता समाप्त हो सकती है। ठीक, चौथा पॉइंट क्या है, ऊपर बताता हूँ। ठीक, चौथा पॉइंट क्या है, चौथा पॉइंट ये है कि कोई भारतीय नागरिक, नागरिक का मतलब है स्त्री पुरुष दोनों हो गया। ठीक, कोई भारतीय नागरिक स्त्री या पुरुष किसी विदेशी से शादी करता है तो भी उसकी भारतीय नागरिकता समाप्त की जा सकती है, इंटरनल सिक्योरिटी को देखते हुए। ठीक, और पांचवा क्या है, पांचवा है लगातार 7 साल तक भारत से बाहर रहने पर। अगर आप लगातार भारत से 7 साल बाहर है तो भी आपकी नागरिकता समाप्त की जा सकती है भारत सरकार के द्वारा। तो नागरिकता प्राप्त करने का आधार क्या क्या होता है, नागरिकता समाप्त होने का आधार क्या क्या होता है, मैंने आज बता दिया। और आपका क्वेश्चन यहीं से आता है, पूरा क्वेश्चन यहीं से आया है, 3-4 क्वेश्चन। बाकी अब नेक्स्ट अगला क्लास, एक क्लास और लगेगा, इसमें मैं बताऊंगा नागरिकता संबंधी प्रावधान, मतलब संविधान में क्या क्या था। स्टार्टिंग में आर्टिकल 5 से लेके 11 तक वो बताऊंगा। 11वां पहले बता ही दिया हूँ मैं, आर्टिकल 5 से लेके 10 तक मैं बता दूंगा उसमें क्या क्या था मूल संविधान में, कि नागरिकता कैसे किसको मिलेगी, कौन कहाँ से कब आएगा तब मिलेगी, ये मूल संविधान में है। थोड़ा सा 10 मिनट का क्लास होगा, उसको बता दूंगा। बाकी नागरिकता का टॉपिक आपको खत्म। और नागरिकता का क्वेश्चन यहीं से आता है, यहीं से आता है, बार बार मैं कह रहा हूँ। तो आज के लिए इतना ही। बाकी चैनल को सब्सक्राइब ना किया तो सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आपसे इस चैनल से जुड़ सकें और आपको अच्छा मैटर दिया जा सके। ठीक, तो थैंक यू, धन्यवाद, आज के लिए इतना ही।